कि जो प्रॉपर्टी के इश्यूज होते हैं, जो माँ बाप या आबा अजदाद वो सही से लिख के नहीं जाते या रजिस्टर नहीं करवाते, और फिर उसके बाद जो ख़ानदानों में बंटवारे के इश्यूज हो जाते हैं, उसके बारे में हमें ज़रा कुछ बताइए। अच्छा देखें, हमें तो सबसे पहले तो कुरान में दिया गया है जी। कुरान में हमें वाज़े बताया गया है कि किसके कितना शेयर होगा। तो अगर हम कुरान को ही फॉलो करें तो हमारे लिए बहुत आसान है। लेकिन हमारे लिए प्रॉब्लम वहाँ होती है कि हम, क्योंकि कुछ बड़े भाई होते हैं, वो चाहते हैं कि प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट ना हो, बहनों को हिस्सा ना मिले, या मतलब वालदा को इवन वो हिस्सा नहीं देना चाहते। तो वो अब जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो हमारा कानून ये है कि हमें रिकॉर्ड जो होता है, मतलब म्यूटेशन रिकॉर्ड है, रेवेन्यू रिकॉर्ड है, उसमें जाके सबके नाम ट्रांसफ़र करनी होती है। अब होता ये है कि प्रॉपर्टी है वो भाई चला रहे हैं, दुकान है या ज़मीन है वो भाई उस पर बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन करते नहीं है लीगली। वो कहेंगे कि अगर हम बहन के नाम कर दें तो उनकी शादी होगी या उनके हस्बैंड को मिल जाएगा, उनके बच्चों को मिल जाएगा, फिर ये मामला ऐसे ही रहता है। वो दुकान चला रहे हैं या एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, उस पे से वो इनकम ले रहे हैं, बहनों को वो देते नहीं हैं। तो वो मामला चलते चलते फिर वो जनरेशन्स तक चले जाते हैं। फिर बहनों के बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो फिर कुछ वकील हो जाते हैं, कुछ डॉक्टर बन जाते हैं, वो अपना राइट्स मांगते हैं। अब वो उन्होंने सारी ज़िंदगी उस पर कब्ज़ा किया होता है, फिर वहाँ पे आके ये कत्लो गारत शुरू हो जाती है। तो लीगल एक्शन क्या ले सकते हैं इस मामले में? देखिए, बेहतर तो ये होता है लीगली, तो ये जैसे ही किसी की डेथ हुई, आप जाके कोर्ट में, एक होता है पहले तो कोर्ट के थ्रू होता था, सक्सेशन सर्टिफिकेट होता था या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता था, वो जाके लेना पड़ता था। अच्छा। कोर्ट डिसाइड करती थी कि ये लीगल एयर्स हैं, वालदा हो गई, बहनें हो गई, भाई हो गए, उनके इतना इतना शेयर होगा और ये प्रॉपर्टीज़ हैं। वो जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आएगा, आप जाके वो रिकॉर्ड में म्यूटेशन करवाएंगे, सबके नाम प्रॉपर्टी हो जाएगी, सब ऑनर्स हो जाएंगे। अब और इसको आसान कर दिया आजकल, अब तो ये नादरा के थ्रू हो गया। अब नादरा में आप जाके एप्लीकेशन देंगे कि ये हमारे वालिद थे या वालदा थी, इनकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी डेथ हो गई है, डेथ सर्टिफिकेट अटैच करेंगे और फिर वो आपको पूरा एक सर्टिफिकेट बना के देंगे। उसकी बुनियाद पे आप जाके वो रिकॉर्ड में म्यूटेशन करवाएंगे अपने नाम पे। तो ये बहुत ही आसान है, लेकिन हम करना नहीं चाहते, किसी को राइट देना नहीं चाहते। तो इसी तरह ही मामला जैसे ही चल रहे होते हैं, भाई बैठा हुआ है शॉप पे या ज़मीनों पे बैठा हुआ है, तो वो फिर मसले बढ़ जाते हैं इस पर। हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली उनके हाथ में सारे पेपर्स होते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ जो पूछनी थी, जो मैं आ रही थी और मैं पढ़ रही थी इसके बारे में, क्योंकि मुझे बहुत अनक्लियर लगते हैं ये सारे लॉज। जैसे कि आपने कहा कि ये वैसे तो बहुत क्लैरिफाइड हैं इस्लाम में, शरिया के मुताबिक, लेकिन वैसे जब आप रियल लाइफ में आते हो तो बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें क्लैरिटी इतनी नहीं होती। जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे एक रिश्तेदार थे जिनकी फैमिली से इतनी बनती नहीं थी, ठीक है, और कोई उनकी तीमारदारी को और पूछने के लिए भी कभी नहीं आया। सो उनके जो नेबर में थे, नेबर में सारे जो फैमिली थी, उसके साथ इनकी बहुत आना जाना था और उन्होंने बहुत ध्यान रखा थ्रू आउट उनकी बीमारी, और वो काफ़ी मतलब इस तरह के मोहलिक मर्ज था, कैंसर, जिसमें वो मुब्तला थे। गो के उन्होंने खर्चे सारे अपने उठाए, लेकिन वो इमोशनल सपोर्ट जो है वो उस फैमिली की तरफ से मिली। सो वो अपनी वसीयत में उनको जो है वो दे के गए। अब वो एंड में कुछ ऐसा हुआ कि कोई साइन या सिग्नेचर रह गया। सो फैमिली आ गई कंटेस्ट करने के लिए और बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। ऐसे मामले में क्या होता है? अच्छा देखिए, कानून में जो दीन में भी अगर दिया गया ना, अगर वसीयत आपने देनी है तो वो 2 गवाहों के सामने हो। एक तो प्रॉपर आपने राइटिंग में देनी है जी, उसको आप 2 विटनेसेस के सिग्नेचर हो, और बेहतर ये होता है कि आप उसको रजिस्टर करवा लें। और बाकी लोगों को पता नहीं होता, वो कहते हैं कि मैंने पूरी प्रॉपर्टी वसीयत कर ली, हालांकि वो कानून में और हमारे दीन में मना होती है कि 1/3 मतलब 33% से ज़्यादा आप वसीयत किसी और को नहीं दे सकते। 33% तो आप किसी को दे सकते हैं। वो अगर आपने दे दी, विटनेस हैं वो रजिस्टर्ड आपने करवा ली, तो वो तो सही हो गया, उनको ही मिलेगी। होता ये है कि हम या तो वर्बली कर देते हैं, वो फिर आगे चल के मैं तुम्हें ये दे के जा रहा हूँ, मैं दे दिया, हाँ। या फिर एक सादे से पेपर पे लिख दिया, फिर वो कोर्ट पे केसेस चलते रहते हैं कि वाकई इन्होंने दी नहीं दी, उस पर एविडेंस होता है, गवाहियाँ होती है, विटनेसेस को लेके आना, ये फिर और पूरा पेंडोरा बॉक्स खुल जाता है। अगर रजिस्टर्ड होगी तो कोर्ट के लिए भी आसानी होगी कि बिल्कुल ये गए रजिस्ट्रार के पास, इन्होंने जाके साइन किया, थंबप्रिंट हुए, सब चीज़ें हो गई। तो मेरे ख्याल से ये बेहतर होता है आप एक रजिस्टर्ड विल के थ्रू करें। और अगर आपने, इससे भी आसान है कि अगर आप कहते हैं कि आपके बच्चों में आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, तो आप ज़िंदगी में ही कोशिश करें उनको आप गिफ्ट कर दें प्रॉपर्टी, सबको अपने अपने हिस्से की प्रॉपर्टी मिल जाएगी, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। वैसे साहब, यहाँ के लोग इतना कतराते क्यों हैं ये करने से, और यहाँ पे क्यों इतने ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं इसको लेके? बाहर जो है मुझे लगता है इनहेरिटेंस जो है वो अगर विल नहीं बनाई जाती तो फिर वो इनहेरिटेंस के लॉ के हिसाब से जो है वहाँ पे हो जाती है बाहर मुल्क में। यहाँ पे एक तो लोग कतरा
कतराते हैं ये करने से, पहले ही उसको गिफ्ट करने से, या जो है अपने मैटर्स को पहले ही क्लियर करने से डर घबराते हैं? और दूसरा ये कि रजिस्टर नहीं करवाते, जैसे कि मेरे दादा हैं, उन्होंने अपना गिफ्ट तो किया लेकिन उसको रजिस्टर शायद नहीं करवाया, जिसकी वजह से काफ़ी मसले मसाइल आज तक हैं प्रॉपर्टी को लेके। तो ये कतराते क्यों हैं लोग इतना? अच्छा, उनको लीगल गाइडेंस सही प्रॉपर होती नहीं है। वैसे हमारी शरीयत में, इस्लाम में तो ये है कि आपने गिफ्ट मतलब वर्बल भी हो जाती है, और ये कि आप राइटिंग एक पेपर, सादे पेपर पर लिखे, फिर तब हो ना कि दो गवाह मौजूद हो तो हो जाती है। अच्छा, ये हो जाता है जी, हो जाती है कानूनन इसकी। लेकिन उसको फिर आगे चल के अगर कोई डिस्प्यूट करता है कि नहीं ये गिफ्ट नहीं हुई, फिर उसको प्रूव करने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसकी आसानी के लिए हमारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट बनाया गया कि आप सब रजिस्ट्रार के पास जाएं। थोड़ी सी मतलब मुश्किल होगी, हो सकता है आपको थोड़े चार्जेस भी देने पड़े, गवर्नमेंट टैक्स देना पड़े, लेकिन वो मसला बिल्कुल आसान हो जाता है, फिर आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा, जैसे आप कह रही थी कि बाहर के मुल्क में वो तो गिफ्ट करके चले जाते हैं पूरे मामलात, यहाँ पे थोड़ी इनसिक्योरिटी भी होती है पेरेंट्स को ना, कि आज हम प्रॉपर्टी अपनी गिफ्ट कर दें बच्चों के नाम पे, कल को पता नहीं बच्चे हमें ही घर से ना निकाल दें। तो ये भी, पर ये तो वैसे एक वो वाली बात नहीं हुई कि बाहर मुल्क में ज़्यादा इनसिक्योरिटी होनी चाहिए, जबकि वहाँ पे ओल्ड एज होम्स और ये ज़्यादा वहाँ पे कॉमन है। यहाँ पे उनको डाल दिया निकाल के आपने पैसे ले लिए। हाँ, यहाँ के जब तो क्या ये, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे ज़्यादा है। समझदार जो पेरेंट्स हैं उनको तो यही करना चाहिए कि ज़्यादातर जो प्रॉपर्टी है वो बच्चों में पहले से ही तकसीम करनी चाहिए। अपनी ज़रूरत की जो है वो, मतलब अगर ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं तो एक या दो अपने पास रख लें, क्योंकि आपने मेरे ख्याल से, अगर ज़्यादातर आपको बच्चों से ही मोहब्बत होती है ना, आप उनके लिए कमाते हैं, तो आप ज़िंदगी में ही उनको दे के चले जाएं, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय कि वो आपस में फिर लड़ते रहें, जनरेशंस तक वो केस चलते रहते हैं। हम तो वो डील करते हैं, अभी हाई कोर्ट में केसेस चल रहे थे तो वो 80s 70s के केसेस भी पेंडिंग थे। अब ये किया है कि उन्होंने सारे जो सिविल केसेस हैं वो नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिए हैं, तो वहाँ जजेस कुछ ज़्यादा हैं, वो 2-3 साल में प्रॉपर्टी के केसेस का फैसला आ जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। फिर अपील वगैरह उसकी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, तो उससे थोड़ी बेहतरी आएगी। लेकिन इन सब से बचने के लिए बेहतर यही है कि हम बंदा लाइफ टाइम में ही उसको ट्रांसफ़र कर दे। बाकी एक दो प्रॉपर्टीज़ हैं वो जी, और फिर वो अपने कमाए जिसके लिए उस तरफ चली जाए। मैं थोड़ा प्रॉपर्टी से हट के दूसरी तरफ जाना चाहती हूँ, ठीक है, जो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं चीज़ें। जैसे फॉर इंस्टेंस आप एक पड़ोसियों के हुकूक, बेसिकली उसमें आ जाता है रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज। अब आई एम वेरी अनक्लियर कि पाकिस्तान में क्या लॉज हैं। हम लोग फिल्मों में देखते हैं तो हमें बाहर के लॉज का पता होता है कि आप ज़्यादा म्यूजिक तेज नहीं चला सकते, आपका नेबर कंप्लेन कर सकता है, पुलिस आ जाएगी। बहुत क्लियर है कम्युनल लॉज को लेके कि आपने कम्युनिटी में किस तरह रहना है। हाँ, और यहाँ पे जो है वो इतना क्लैरिटी नहीं है। अगर जैसे फॉर इंस्टेंस हमारा जिस किस्म का काम है, हम पूरी रात थक हार के आए हैं, उसके बाद हमने सोने की कोशिश की है, लेकिन कहीं शादी हो रही है और इतनी लाउड म्यूजिक है और इतना ढोल धमाका है, हर चीज़ है, बट आप किसको बोलें और क्या कर सकते हैं। और अगर आप कह दें और कोई आ गया, किसी ने कुछ बोल दिया, तो वो पूरे मोहल्ले वाले आपके खिलाफ होगा कि इन्होंने जो है। सो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या मौजूद है इस हवाले से कि आप किसी को डिस्टर्ब ना करें? जी बिल्कुल। जैसे पाकिस्तान में जो है, एक तो न्यूजेंस के हवाले से लॉज हैं कि किसी को आप तंग नहीं कर सकते, न्यूजेंस क्रिएट नहीं कर सकते। दूसरा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के हवाले से है कि आप लाउड म्यूजिक, किसी को तंग करना, जैसे स्पेशली जब शादियों का सीजन होता है तो बहुत ही लाउड म्यूजिक होता है, तो उसमें हमारे लॉज बने हुए हैं। जो लोकल अथॉरिटीज़ है, जैसे यूनियन काउंसिल हो गई, कैंटोनमेंट एरियाज़ हो गए, DHA की जो विजिलेंस टीम है उसको आप कंप्लेंट कर सकते हैं। ये DHA वालों में थोड़ा बेहतर है यहाँ पे लॉ ना। अच्छा, अगर DHA की विजिलेंस टीम को आप कॉल करते हैं कि फलां बंदे ने मेरे स्ट्रीट में गाड़ी खड़ी कर दी है, तो वो फ़ौरन आ जाते हैं। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने अपने क्लाइंट्स को भी मशवरा दिया है कि वो आ जाते हैं और उस गाड़ी को फौरी हटाते हैं, या म्यूज़िक चल रहा है तो वो जाके फ़ौरन उसको रुकवाते हैं। बाकी जो हमारे यूनियन काउंसिल है या KMC एरियाज़ हैं, वहाँ पे इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है। वहाँ पे भी यही, क्योंकि अब DHA में ये है कि वो बोलते हैं ठीक है आपने कंप्लेंट कर दिया, अब हम देखेंगे उसको ना। उसको पता ही नहीं होता कि किसने कंप्लेंट की है, तो आपस में जो टसल होता है उससे लोग बच जाते हैं। अच्छा। बाकी एरियाज़ में ये है कि वो वहाँ कोई अथॉरिटी इतना काम करती नहीं है, फिर नेबर्स आपस में लड़ रहे होते हैं, उससे और मसले हो जाते हैं। जी जी जी। और फिर आप किस खिलाफ हो जाते हैं और जिंदगी मुश्किल बना मुश्किल हो जाती है। फिर उसमें ये होता है जब अथॉरिटीज़ कोई एक्शन नहीं लेते, फिर आप मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, डायरेक्ट कंप्लेंट करते हैं, वहाँ पे कोर्ट का प्रोसेस होता है, वो आपको फॉलो करना पड़ता है। मतलब बेसिक आपके राइट के लिए आपको जाता नहीं है, बिल्कुल बेसिक राइट के लिए आपको पूरा सा जी हाँ, काफी लंबा प्रोसेस है। मुझे लगता है इसी की वजह से लोग बहुत करते नहीं है।